आवाज़ आ रही है आपको हमारी? वैसे बहुत देर रात हो गई है और मैंने सोचा, दरअसल क्या है कि फेसबुक पे मेरा लाइव फेसबुक नहीं आने देता है, पता नहीं क्यों। आज हो जा रहा है तो मैं सोचा आपके बीच लाइव आऊं और अपनी बातों को रखूं। आवाज़ आ रही हो तो बता दें और कोई इंडिकेट मैसेज करें ताकि मैं समझ पाऊँ कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। ठीक है। सर्वप्रथम तो मैं अपने महापुरुषों को नमन करता हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर बंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जन नायक कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, महामना राम स्वरूप वर्मा, माता फूलन देवी, माता सावित्री बाई, वीरांगना बंतीबाई लोधी, कयूम अंसारी साहब, मानवत साहब काशीराम, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, बहुजन समाज के सभी महापुरुषों को, माताओं को, वीरांगनाओं को सत नमन। मैं, आप जान रहे हैं, अनिरुद्ध सिंह विद्रोही मंडल आदमी से। दोस्तों, बड़ी जटिल समस्या है कि लगातार शोषण के बाद, लगातार अधिकारों के हनन के बाद, लगातार भाइयों की हत्या के बाद और लगातार लिंचिंग, बहनों के बलात्कार, इतने गंभीर मुद्दों के बाद भी ओबीसी समाज हमारा जागने का नाम नहीं ले रहा है। मैं जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ है 2021 में, 5 अगस्त से लगातार एक्टिव हूँ। 5 अगस्त को हमने एनसीबीसी का घेराव किया था जातिवार जनगणना की मांग को लेकर और कुछ मुद्दों को लेकर के। तब से लगातार हमारी टीम, मंडल आर्मी की टीम लगातार एक्टिव है। हम लोगों ने 16 अगस्त से 25 अगस्त तक जयपुर से दिल्ली तक की 275 किलोमीटर की पदयात्रा की। अभी पिछले महीने ही 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक बक्सर से पटना तक करीब 150 किलोमीटर की पदयात्रा की। करीब 400-450 किलोमीटर की हमने पदयात्रा भी की और आज भी हम लोगों का 3 दिवसीय सांकेतिक धरना जारी है, जो सुबह 11 से 5 तक जंतर मंतर नई दिल्ली पर जातिवार जनगणना की मांग को लेकर के। स्वास्थ्य खराब है थोड़ा, क्योंकि मौसम बिगड़ रहा है और ये गंभीर मसला है, एक राष्ट्रीय लेवल का जो मुद्दा है। और ये कहा जाए कि आज के समय का सबसे गंभीर विषय है जातियों की गणना, जातिवार जनगणना। 2018 में राजनाथ सिंह ने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम 2021 में जातियों की गिनती कराने का काम करेंगे। 2021 चल रही है और अक्टूबर महीना है जो समाप्त होने वाला है। नवंबर, दिसंबर 2 महीने बचे हुए हैं। पिछले ही दिनों केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को हल्फनामे के जवाब में बताया है कि वो जातियों की गिनती करने में सक्षम नहीं है। यानी कि भाजपा ने सीधे तौर पर वादा खिलाफी करने का काम किया है, पिछड़ों के साथ धोखा करने का काम किया है। और यही नहीं, 69,000 शिक्षक भर्ती में हमारे ओबीसी एससी समाज की 20,000 सीटें सीधे तौर पर हड़प करके सवर्णों को देने का काम किया है। हमारे 20,000 भाइयों के भविष्य को निगलने का काम किया है, बहनों के भविष्य को निगलने का काम किया है। लगातार आरक्षण की हकमारी की जा रही है, लगातार हत्याएं हो रही हैं पिछड़े वर्ग के लोगों की, दलित वर्ग के लोगों की, मुस्लिमों की लिंचिंग हो रही है, बहनों के बलात्कार हो रहे हैं, आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र हो रहा है। फिर भी ओबीसी समाज जागने का नाम नहीं ले रहा। आखिर कब जागेगा ये समाज? ये गंभीर मुद्दा है। कब जातिवार जनगणना के लिए सड़कों पे आएगा? कब मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को लागू कराने के लिए सड़कों पे आएगा? ये बहुत गंभीर चिंतन का विषय है। हम लोग लगातार सड़कों पे हैं, लगातार आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, लड़ने का काम कर रहे हैं। संसाधन नहीं है, पैसे नहीं हैं, व्यवस्थाएं नहीं हैं,
फिर भी जैसे तैसे व्यवस्थाओं को जुटाते हैं, संसाधन को जुटाते हैं, पैसे का इंतजाम करते हैं और सड़कों पर निकल पड़ते हैं। फंड खत्म हो जाता है, उसके बाद हम लोग फिर जुट जाते हैं शांत होकर के संसाधनों की, पैसे की व्यवस्था करने में, और जैसे ही थोड़ी व्यवस्था होती है फिर लड़ाई को लड़ने के लिए निकल देते हैं। आखिर क्या जातियों की गिनती होने से क्या मुझे व्यक्तिगत लाभ हो सकता है, या फिर मेरे संगठन को व्यक्तिगत लाभ होगा, या फिर उन लोगों को व्यक्तिगत लाभ होगा जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं? क्या मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होने से मेरा व्यक्तिगत लाभ है? क्या नीट के रिजर्वेशन में 27% ओबीसी कोटा की लड़ाई लड़ने में जेल जाने से मेरा कोई लाभ हुआ है? मैं आपको बता दूं कि जब मैंने सुप्रीम कोर्ट के घेराव का कॉल दिया था, तो जो ओबीसी एससी समाज से, जो ओबीसी समाज की विशेष रूप से जो एंट्रेंस की तैयारी कर रहे थे मेडिकल में, या जो डॉक्टर्स थे, उन लोगों ने सैकड़ों की संख्या में मुझे कॉल किए थे, भारी संख्या में, सैकड़ों से भी अधिक, और इस बात की बड़ी तारीफ़ की थी कि मैं नीट के मैं उनके अधिकार के लिए लड़ने का काम कर रहा हूँ। मैं जेल भी गया इसके लिए, सरकार को झुकना पड़ा। स्टालिन साहब ने बड़ी लड़ाई लड़ी, उत्तर भारत में या पूरे देश में लगभग अकेला व्यक्ति हूँ जो नीट के मामले में जेल गया, आपके हक के लिए लड़ा। मेरे न रिलेशन में कोई मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है या डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा है, ना मेरी कोई फैमिली में। फिर भी मैं जेल जाता हूँ, और जेल जाने के बाद भी आज तक उन लोगों का, नीट में रिजर्वेशन लागू होने के बाद आज तक कॉल नहीं आया कि रिजर्वेशन लागू हो गया, शुक्रिया, आपने लड़ाई लड़ी, आवाज़ उठाया। खैर, मैं ये सब एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, इसकी उम्मीद नहीं करता हूँ, या मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मुझे आप बधाई दें या मेरी तारीफ़ करें। विषय वो नहीं है। विषय ये है कि आखिर क्यों आप नहीं समझ रहे हैं कि किस तरीके से आपके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में सिर्फ 69,000 शिक्षक भर्ती के जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं, सिर्फ वही आवाज़ उठा रहे हैं। दूसरा उसके विषय में बात नहीं कर रहा है। दूसरे मुद्दों पर 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले वाले बात नहीं कर रहे हैं। सबको सिर्फ अपनी चिंता है, सबको सिर्फ जो जिनको नौकरी नहीं मिल रही है उनको सिर्फ नौकरी चाहिए, इसकी चिंता है। उनको ना समाज से मतलब रहा है, ना आरक्षण से मतलब है, और ना ही भविष्य के निर्माण की फिक्र है, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की फिक्र है, लोकतंत्र के ख़त्म होने की फिक्र है, संविधान को ख़त्म किए जाने की फिक्र है। उन्हें किसी बात की फिक्र नहीं है। निजी स्वार्थ की लड़ाई लड़ी जा रही है, सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए हो हल्ला कर रहे हैं कि हमें नौकरी नहीं दी इसलिए हम धरने पर बैठे हैं। दूसरे को भी नौकरी नहीं मिली है, उसका भी आरक्षण खाया गया है, उसकी भी हकमारी हुई है। एक व्यक्ति 69,000 वाला 68,500 वाले की बात नहीं करेगा, शिक्षा मित्र की बात नहीं करेगा, पुरानी पेंशन बहाली की बात नहीं करेगा, जाति जनगणना की बात नहीं करेगा, मंडल कमीशन जिसके तहत रिजर्वेशन की मांग कर रहा है बैठ के, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कराने की बात नहीं करेगा। और वही सेम कंडीशन 69,000 वाला पुरानी पेंशन वाला, या 68,500 वाला यूपी पुलिस की जो भर्ती पेंडिंग है, वो लोग, शिक्षा मित्र वाले, वो अन्य मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। सबको सिर्फ खुद के मामले से मतलब है। क्या आप वास्तव में आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, या सिर्फ आप अपनी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं? आपको सोचना पड़ेगा। हम लोग लड़ रहे हैं, समाज से कुछ साथी जो हैं, जो थोड़ा बहुत सहयोग किए हैं, उनका आभार है, लेकिन सोचना पड़ेगा कि क्या लड़ाई बिना सहयोग के लड़ी जा सकती है? क्या लड़ाई बिना जन के, बिना धन के लड़ी जा सकती है? क्या कोई व्यक्ति इतना समर्थ हो सकता है कि वो समाज की लड़ाई, सामाजिक आंदोलन को अपने पास से, पैसे से, अकेले दम पे लड़ सकता है? हाँ, मैं एक जिद्दी व्यक्ति हूँ, मैं अकेले लड़ रहा हूँ, कोई आए या ना आए मैं लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं लड़ सकता हूँ, जीत नहीं सकता अकेले। आखिर क्या वजह है कि आप लोग
जो इतने गंभीर मसलों पर लगातार मैं एक्टिव भी रहता हूँ, आवाज़ भी उठाने का काम करता हूँ। आखिर क्या कमी, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कमी कहाँ पर रह गई है कि जो आप लोग समर्थन भी यदि करते हैं तो बहुत कुछ सोच के कि जाति क्या है, क्योंकि आपको मेरी जाति पता नहीं चल रही, शायद इसलिए समर्थन अवरोध दोनों चीज़ें नहीं हो पा रही। मैं अनुज सिंह विद्रोही लिखता, क्या आप जाति देख के समर्थन करेंगे या फिर सामाजिक लड़ाई के संघर्ष को देख के समर्थन करेंगे, ये आपको तय करना है। अगर आपको मेरी जाति देख के समर्थन करना है, या मैं आपकी जाति का हूँ इसलिए समर्थन करना है, या इसलिए नहीं करना है कि मैं आपकी जात का नहीं, तो फिर मुझे लगता है कि मैं गलत दिशा में हूँ। मुझे लगता है कि मुझे आपकी लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, क्योंकि आप लोग इस काबिल नहीं हैं। मैं क्यों अपने परिवार को छोड़ के लड़ूँ? मैं क्यों 5 साल से अपनी जॉब प्राइवेट ही थी, सरकारी नहीं थी, लेकिन सैलरी ठीक ठाक थी, 40-45 हज़ार मिलता था, गुजारा अच्छा होता था, क्यों मैं उसको छोड़ के आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ? आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है? अकेले जेल जा करके, लाठी खा करके, अकेले धरने पे बैठ के, पदयात्रा निकाल के क्या मैं जीत सकता हूँ? मैं जीत तो नहीं सकता हूँ। आपको हक तो नहीं मिल सकता है मेरे अकेले लड़ने से। तो फिर फायदा ही क्या है कि मैं अकेला लड़ता रहूँ? किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए, आंदोलन को खड़ा करने के लिए सबसे आवश्यक चीजें होती हैं जनबल, धनबल और बुद्धिबल। आप इन तीनों में से किस तरीके से हमारे साथ हैं? आपने क्या हमारे साथ खड़े होने का कभी प्रयास किया, विचार किया? कुछ साथियों ने फाइनेंशियल रूप से थोड़ा बहुत सहयोग, उनकी क्षमता के अनुसार जो भी है ठीक किया, उनका आभार है। लेकिन क्या आंदोलन के लिए जो समाज की लड़ाई है, समाज को आगे नहीं आना चाहिए? क्या आपने कभी मुझे कोई विचार, कोई आइडिया, कोई आइडियोलॉजी देने का काम किया कि किस दिशा में चलना है, कैसे आंदोलन खड़ा करना है? इन तीनों में से आपने क्या, किस तरीके से आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए हमारा समर्थन दिया? जन से, धन से, या विचारों से, बुद्धि से? नहीं। क्यों? शायद इसलिए कि आपको जाति का पता नहीं लग रहा है। जब जाति का पता लगेगा तब आप ये तय करेंगे कि समर्थन करना है या नहीं करना है। तो क्या जो मैं बैकवर्ड की लड़ाई में अपने साथियों के साथ लड़ रहा हूँ, क्या मैं वो जाति के आधार पर लड़ रहा हूँ, या मैं इस आधार पर लड़ रहा हूँ कि मेरी व्यक्तिगत लड़ाई है? क्या सरकार से मेरी कोई दुश्मनी है, उसने मेरे खेत जोत लिए है? क्या मंडल कमीशन को लागू होने के बाद पूरे जो बैकवर्ड को मिलने वाला लाभ होगा वो सारा मुझे मिलने वाला है? क्या जाति जनगणना, कास्ट सेंसस होने के बाद जो लाभ होने वाला है, मिलने वाला है पूरे समाज को, क्या व्यक्तिगत मुझे मिलने वाला है, या कोई और वजह जिससे मेरा व्यक्तिगत लाभ है? आज मैं काफ़ी जो है, मैं ये सब बोलता नहीं हूँ, मैं लाइव भी नहीं आता हूँ ये सब बातें कहने के लिए, लेकिन आज मुझे पता नहीं क्यों महसूस हुआ कि मुझे बोलना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ आखिर क्या चाहिए आपको? कब ओबीसी अपनी सामाजिक लीडरशिप को डेवलप करेगा? आप एक नाम बताइए ओबीसी के अंदर जिसको आपने खड़ा किया हो अपने हित की लड़ाई लड़ने के लिए, आपके शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। जिस तरह एससी समाज ने अपनी सोशल लीडरशिप को डेवलप करने का काम किया, जिग्नेश मेवानी को खड़ा करने का काम किया, चंद्रशेखर आजाद रावण को खड़ा करने का काम किया है। अन्य कई नेता हैं जिनको एससी समाज ने खड़ा किया, मजबूत किया, और आज वो लोग उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने किसको खड़ा किया जो आपकी लड़ाई लड़े? एक नाम आप मुझे गिना दीजिए जो देश भर में पहचान रखता हो, प्रभाव रखता हो, जिसको आपने सपोर्ट किया। कुछ लोग जो लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, क्या आपने उनको सपोर्ट करने का काम किया? क्या आपने कभी समाज की आवाज़ उठाने के लिए आप फ्री बैठे? तमाम ऐसे लोग हैं जो फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर फोटो डालते रहते हैं, ग्रुप फोटो, फैमिली फोटो, ये फोटो, वो फोटो, पता नहीं किस किस तरीके का। उससे क्या लाभ हो रहा है? व्यक्तिगत आपको कोई लाभ है?
क्या समाज को उसका कोई लाभ है? आप मंडल कमीशन को पढ़िए, संविधान को पढ़िए, महापुरुषों को पढ़िए, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर, चंदापुरी साहब को पढ़िए, बीपी मंडल साहब को पढ़िए, मानवत साहब का श्री राम को, बाबा साहब अम्बेडकर को, तथागत बुद्ध को, सावित्रीबाई फुले को, ज्योतिबा फुले को, साहू जी महाराज को, हमारे जो बहुजन समाज के महापुरुष हैं उनको पढ़ने का काम करिए। पढ़ने के बाद आप समाज को जगाने के लिए उनके विचारों को साझा करने का काम करिए। आप जातिवाद जनगणना के आंदोलन से हमारे साथ नहीं आ सकते हैं, धरने पे नहीं बैठ सकते हैं, पदयात्रा में नहीं चल सकते हैं, आंदोलन में शामिल नहीं हो सकते हैं। आप डिसाइड करिए आप किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। हर व्यक्ति आंदोलन को किसी न किसी तरीके से समर्थन कर सकता है। किसी जो सामाजिक आंदोलन है, आप शामिल हो सकते हैं, आप आर्थिक रूप से सहयोग कर सकते हैं, आप बौद्धिक रूप से सहयोग कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जगाने का काम कर सकते हैं। आप अपने आसपास, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने पड़ोस में चौपाल लगाकर लोगों को जगाने का काम कर सकते हैं। किस तरीके से आप सहयोग करें? क्या जो बातें मैं बता रहा हूँ इनमें से कोई भी तरीके से आपने सहयोग किया? आप हमारे साथ, या जो लोग लड़ रहे हैं जाति जनगणना के लिए, मंडल कमीशन के लिए, आरक्षण के लिए, उनके साथ खड़े हुए ज़मीन पे आपने उनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया। जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आपको 10 लाख रुपया देना होता है किसी को तभी आपको देना है। आप 1 रुपये से मदद करिए ना। कौन कह रहा है आप 1 लाख दीजिए किसी को? योगदान तो शुरुआत तो करिए। चलिए फाइनेंशियल छोड़ दीजिए, साथ खड़े होने का छोड़ दीजिए। आप सोशल मीडिया पे दिन रात रहते हैं, आप समाज के मुद्दों को कितना उठाने का काम करते हैं। जातिवाद जनगणना पे आपने अब तक कितने लेख लिखे, ट्वीट किए, पोस्ट किए, वीडियो लाइव किए, या वीडियो बना के डालने का काम किया, या जो कंटेंट सोशल मीडिया पे हैं, यूट्यूब हैं, तमाम चीज़ें हैं कास्ट सेंसस को लेकर, उनको कितने लोगों तक पहुंचाने का काम किया। कोई विचार, कोई प्लान आपने बनाया, किसी के साथ शेयर किया कि कैसे जातिवाद जनगणना हो सकती है? किस तरीके का आपने सहयोग किया? हरामखोर हो गए आप लोग, समझ रहे हैं ना? हरामखोर, आप लोग हरामखोर हो गए हैं। आप लोगों को सिर्फ ये दिख रहा है, आपको सिर्फ इससे मतलब है कि हमें लड़ना नहीं है, हमें सहयोग नहीं करना। मंदिर में जाके आप 10,000 रुपये का कर्ज लेकर, बीवी का गहना गिरवी रख के आप जाके वहाँ पंडा पुजारी को दान दे आओगे, लेकिन जो लड़ रहा है उसको मदद नहीं करोगे। आप हरामखोर हो गए हैं। आप चाहते हैं कि जो लड़ रहा है वो लड़ेगा, और जब लाभ मिलेगा तो हमको फ्री में मिल ही जाएगा, हम काहे लड़ें। आप लोग सोशल मीडिया तक पे नहीं लिख सकते हैं कि ये हमारे अधिकार हमें मिलने चाहिए, जातिवाद जनगणना हमारा हक है, होनी चाहिए। हमें पता चलना चाहिए कि हमारी समाज की, हमारी जाति की संख्या कितनी है, उसमें कितने लोग शिक्षित हैं, कितने लोग अशिक्षित हैं, कितनों को रोजगार मिला हुआ है, हमारी हिस्सेदारी इस देश की न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका में कहाँ पर है, किस किस जगह पर हमारे लोग हैं, हमारी संख्या के अनुपात में हमें इस देश के व्यवस्था में हिस्सा मिला है या नहीं मिला है। कोई मतलब नहीं है आपको। आप रोज पीटे जाते हैं, कूटे जाते हैं, जेल में ठूसे जाते हैं, आपके भाइयों की हत्या कर दी जाती है, जिंदा जला दिया जाता है, गोली मार दी जाती है, जेल में, थानों में पुलिस के द्वारा पीट पीट के मार दिया जाता है, आपके बहनों के बलात्कार कर दिए जाते हैं। लेकिन आप इतने बेशरम, इतने निकम्मे, इतने हरामखोर, नालायक और मुर्दा हैं कि आपका जमीर नहीं जागता, आपके मुंह से उफ तक नहीं निकलता है। क्या करोगे जीकर, धरती पे बोझ हो, मर जाओ, इससे बढ़िया। ऐसी जिंदगी जीने का कोई लाभ नहीं है। जीना है तो सर उठा के स्वाभिमान से जियो। एक बामण का जाके पैर छूके, जो अनपढ़ जाहिल है, उससे आप भविष्य पूछते, उसको खुद का भविष्य पता नहीं है, और साथ में उसके हाथ में 500, 1000, 1 रुपया रखते हो। लेकिन जो लड़ रहा है आपके अधिकार के लिए, उसको कभी सम्मान तक देने का काम नहीं करते। कभी 1 गिलास पानी पिलाए हो, कभी फ़ोन करके उसको बात किए हो, कभी उसका मनोबल बढ़ाने का काम किए हो। अधिकार चाहिए सबको।
लड़ना नहीं है। कब जागोगे? कब इस मानसिक गुलामी से निकलोगे? कब अपने सम्मान, अपने स्वाभिमान को पहचानोगे? कब लड़ने का काम करोगे? या जिंदगी भर ऐसी लातें खाते रहोगे, गालियां खाते रहोगे, पिटते रहोगे, लुटते रहोगे, बहनों के बलात्कार होते हुए देखते रहोगे, इन फर्जी इनकाउंटर में अपने लोगों के मारे जाने पर खुश होते रहोगे, जेल में पीट पीट कर हत्या कर दिए जाने पर खुश होते रहोगे, या इस बात पे खुश होते रहोगे कि चलो हम तो कुर्मी हैं, यादव मारा गया, या हम यादव हैं, कुर्मी मारा गया, चलो बहुत बढ़िया हुआ, पाल मारा गया, बघेल मारा गया, फला जाति का मारा गया, बहुत खुश हो रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, इस बात पे खुश होगे क्या? किस तरह का राष्ट्र चाहते हैं आप? किस तरह का देश चाहते हैं आप? किस तरह का भविष्य आने वाली पीढ़ियों का बनाना चाहते हैं? कैसा देश आने वाली अपनी पीढ़ियों को देना चाहते हैं? कैसे लड़ेंगे आप? कैसे मंडल कमीशन की जो 40 सिफारिशें हैं, जिसमें आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल की व्यवस्था के लिए, आपके हॉस्टल्स, कितने हॉस्टल हैं ओबीसी के लोगों के लिए पढ़ाई के लिए, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए? पता करिए अपने आसपास, सरकार के द्वारा हॉस्टल्स खोले गए हैं आपके लिए? नहीं, मंडल कमीशन की सिफारिश में है। लोकसभा विधानसभा में रिजर्वेशन की सिफारिश मंडल कमीशन करता है, प्रमोशन में रिजर्वेशन की सिफारिश मंडल कमीशन करता है, मल्लाहों को नदी के किनारों का टेक्निकल इशू की वजह से जो है लाइव बीच में ब्रेक हो गया था, कट गया था, तो दोबारा कर रहा हूँ। यही सवाल है, यही विषय है, इस पे सोचिए, विचार करिए कि किस तरह आप लड़ाई को लड़ रहे हैं, कैसे आप अपने अधिकारों को हासिल करेंगे, कैसे जातिवार जनगणना होगी, कैसे मंडल कमीशन को सिफारिशों को लागू करवाया जाएगा। आज ज़रूरत है गाँव में, छोटे कस्बों में जाकर के लोगों को जगाने की, उनके अधिकार बताने की। लेकिन कुछ लोग जो सक्षम हैं, जिनके पास व्यवस्थाएं हैं, पुराने संगठन हैं, कैपेबल हैं, या उस तरह के लोग हैं जो उसमें सहयोग करने वाले हैं, उन लोगों को गांव पसंद नहीं। वो लोग दिल्ली, बम्बई, लखनऊ, पटना जैसी राजधानी क्षेत्रों में बड़े सेमिनार करते हैं, और कहाँ पर? बंद कमरों के अंदर किसी बड़े होटल में, या तमाम तरह की ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर वो सेमिनार करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। 1 घंटे तक, एक चीज़ और मैं देखा हूँ, मैं कई बुद्धिजीवियों की मीटिंग में गया, होता क्या है दिल्ली में, आप देखिए, कभी आइए, 4 मीटिंगें आप दिल्ली की अटेंड करिए बुद्धिजीवियों की, तो आपको समझ में आएगा कि गिने हुए लोग हैं, उनमें से 2 प्रवक्ता बन जाएंगे, अतिथि बन जाएंगे, 10 नीचे बैठ के उनके भाषण सुन के ताली बजाएंगे। अगली मीटिंग में जो नीचे 10 बैठा है, उनमें से 2-3 प्रवक्ता बन जाएगा, अतिथि बन जाएगा, बाकी 2 वो अगली मीटिंग में, पिछली वाले में जो दे रहे थे भाषण, वो और बाकी के नीचे बैठेंगे और उसका भाषण सुन के ताली बजाएंगे। यही हो रहा है लंबे समय से। मीटिंग हो जाती है, एक दूसरे का भाषण सुन के आपस में ताली बजा लेते हैं, ये सिद्ध करने का प्रयास करते रहते हैं एक ही मुद्दे पर कि मैं उससे बेहतर हूँ, मैं उससे ज़्यादा ज्ञानी हूँ, उससे ज़्यादा बुद्धिजीवी हूँ। लाखों रुपया इस बात में खर्च कर देते हैं। मीटिंग होती है, जैसे आज जातिवार जनगणना का मुद्दा चल रहा है, तमाम लोग इसको लेकर के मीटिंग कर रहे हैं बंद कमरों में। आप उनमें अटेंड करिए 4-6 मीटिंगों को, आपको पता चलेगा। मीटिंग किसके लिए है? जातिवार जनगणना करानी है। 100 लोग आए हैं अलग अलग जगहों से, 10-20 हज़ार रुपये खर्च करके उनके मीटिंग के हॉल को बुक किया गया, चाय नाश्ते का बंदोबस्त किया गया, वो लोग भी 1000, 2000, 3000 जो भी जैसे है खर्च करके मीटिंग में शामिल हुए। 100 लोग हैं, अगर 2-2 हज़ार खर्चा उनका आने जाने का है, तो 2 लाख रुपया हो गया।
10-20 हज़ार उधर मीटिंग के खाने पीने होटल का जो भी 20,000-30 हज़ार हो, करीबन मोटा मोटी 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा 100 लोगों की मीटिंग पे। अब होता क्या है, किस लिए मीटिंग है साहब? जातिवार जनगणना नहीं करा रही सरकार, जातिवार जनगणना करानी है और इसको लेकर मीटिंग है, आंदोलन की भूमिका बनानी है। अब 100 लोग हैं, पहला व्यक्ति बोलेगा जिसके नेतृत्व में मीटिंग हो रही है, जो भी है वो बताएगा कि जातिवार जनगणना क्यों जरूरी है, क्यों होनी चाहिए, सरकार क्यों नहीं करा रही है, इसकी पोल खुलेगी, उसकी पोल खुलेगी, जो भी चीज़ें वास्तविक हैं। हाँ खैर वही बताएंगे, ऐसा नहीं है कि झूठ बोलें, लेकिन बताएंगे। दूसरे का नंबर आएगा तो उन्हीं बातों को वो गोल गोल घुमा के बताएगा। तीसरे का नंबर आएगा, वो भी उसी बात को बताएगा। यानी कि 1 से लेकर 100 तक सब एक ही बात आपको बताएंगे, घुमा फिरा के, चाशनी में डुबो के, जलेबी की तरह टेढ़ी मेढ़ी करके एक ही बात बोलेंगे। और सिर्फ वो इसलिए बोलेंगे कि उन्हें हर व्यक्ति को बाकी के 99 व्यक्तियों से खुद को अधिक बुद्धिजीवी, अधिक श्रेष्ठ साबित करना है। और इसी में सारा दिन खत्म हो जाता है। अंत में फैसला होता है कि अब अगली मीटिंग हम लोग लखनऊ रखेंगे या पटना रखेंगे, उसमें निर्णय लेंगे कि कैसे आंदोलन होगा। अगली मीटिंग होती है, वही प्रक्रिया दोहराई जाती है, बस वहीं पर आके मीटिंग खत्म हो जाती है। यानी बुद्धिजीवियों की मीटिंगों का आज तक कभी निर्णय नहीं हुआ है कि क्या आंदोलन करेंगे, कैसे आंदोलन करेंगे, कौन जिम्मेदार होगा, कब से आंदोलन इनका शुरू होगा, कहाँ कहाँ जाएंगे। आज तक ये लोग गांव में नहीं गए हैं, कभी भी। जरूरत कहाँ है जगाने की? 100 लोग जो मीटिंग में आ रहे हैं और जो उस बात को बता रहे हैं, वो सब पहले से जागरूक है। आवश्यकता कहाँ पर है? जहाँ लोग जागरूक नहीं। कहाँ पर? गांव में और कस्बों में। लेकिन ये लोग वहां नहीं जाएंगे, धूल से, मिट्टी से इनको एलर्जी है। जो लोग लड़ रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, जमीन पे जा रहे हैं, उनका सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनको तो अपन सरदारी अपने पास रखनी है। इनके बस का भी कुछ नहीं है फालतू की बकवास करने के सिवा। सड़क पे उतरने का, लोगों के बीच जाने का इनके बस का नहीं है, क्योंकि इनको कार्यक्रम वो पसंद है, बंद कमरे में हो, एसी चल रही हो, चाय नाश्ता चलता रहे बीच में, है ना, मालाएं आलाएं पड़ती रहें, तालियां बजती रहें, वाहवाही होती रहे, वो मीटिंग इनको पसंद है। हम लोग 2 पद यात्रा करीब 500 किलोमीटर की, जयपुर से दिल्ली, उसके बाद बक्सर से पटना, बिहार के अंदर करने के बाद व्यवस्थाएं नहीं बची हमारे पास कोई भी पद यात्रा करने की। व्यवस्थाओं का मतलब संसाधन तो है ही नहीं, फंड भी नहीं बचा। जो था वो हमने इतना कर सका किया। अब हम लोग धरने पर बैठे हुए 3 दिन के लिए। आज दूसरा दिन था, कल तीसरा दिन है। जंतर मंतर नई दिल्ली, जातिवार जनगणना को लेकर के। एक भी इतना बुद्धिजीवी है, सभी को पता है, कोई आया नहीं आएगा, क्योंकि इन लोगों में धरने देने की ताकत नहीं है, आंदोलन करने की ताकत नहीं है, गाँव में कस्बों में जाकर लोगों को समझाने की क्षमता नहीं, ताकत नहीं। क्षमता है, ताकत है, लेकिन ये करना नहीं चाहते, क्योंकि इनको धूप से एलर्जी है, धूल से एलर्जी है, गांव से एलर्जी है। और वहाँ पर क्या होता है कि खुले में मीटिंग करना है, लोगों को बताना है, समझाना है, बड़ा दिक्कत का काम होता है। लोग सवाल भी तो करते हैं ना, तालियां कम बजती हैं, है ना, और बीच बीच में वो चाय नाश्ता नहीं हो पाता है, वो बिस्कुट, ब्रेकफास्ट, लंच, ये सब चीज़ें नहीं हो पाती। गाँव में तो वही ना मिलेगा, सादा पानी मिलेगा, बहुत ज़्यादा होगा लस्सी मिल जाएगा, छाछ दूध मिल जाएगा, मक्के का रोटी मिल जाएगा, चने का साग मिल जाएगा। अब इनको पनीर चाहिए, रसमलाई चाहिए, गुलाब जामुन चाहिए, गांव में कहाँ मिलेगा। अब धूप भी नहीं लगनी चाहिए और धूल भी नहीं पड़नी चाहिए। और जो लोग लड़ रहे हैं उनको भी सपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि सरदारी खुद के पास रखनी है। और बाकी समाज के लोग भी उनकी बात करते हैं जो एसी से बाहर नहीं निकलते हैं, सिर्फ वो लोग पसंद है। अब ये बताइए, जो लोग ज़मीन पे लड़ रहे हैं,
तो क्या करना चाहिए उनको, क्योंकि जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं ज़मीन पर, ना तो आपसे आर्थिक सपोर्ट मिलता है, हम लोग भी कोई धन्ना सेठ तो है नहीं, और धन्ना सेठ हो भी तब भी सामाजिक आंदोलन बगैर समाज के सहयोग से तो हो नहीं सकता। मानव साहब काशीराम को पढ़िए, उन्होंने कैसे आंदोलन खड़ा किया, या जो भी आंदोलन खड़े हुए हैं उनको समझने का प्रयास करिए। शारीरिक रूप से, अपने व्यक्तिगत रूप से आप कभी आंदोलन में हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं, न धरने में शामिल होने के लिए तैयार है, न पदयात्रा में शामिल होने के लिए तैयार है, न आर्थिक सहयोग देने के लिए तैयार है, न मनोबल बढ़ाने के लिए तैयार है। क्या करना चाहिए हम लोगों को? सम्मान भी तो मिलता ही नहीं है। हमारा व्यक्तिगत लाभ है नहीं, किसी भी लड़ाई में हमारा व्यक्तिगत लाभ तो है नहीं, या उन लोगों का जो लड़ रहे हैं उनका कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है, जो लाठी खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, नीट में भी जेल गए, मुकदमे जिन पे लग रहे हैं, जो अपने परिवार को छोड़ करके पड़े हुए हैं, अपना समय, अपना पैसा, अपने संसाधन, अपना परिवार सब लगा रहे हैं दांव पे, अपने रिश्ते, अपने बच्चों का भविष्य, जो समय उनको देना चाहिए वो समय समाज को दे रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। उन लोगों को क्या करना चाहिए? लोगों को भी संघर्ष छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपको संघर्ष करने वाले लोग नहीं पसंद है, सड़कों पर संघर्ष करने वाले लोग नहीं पसंद है, क्योंकि सड़कों पे जो संघर्ष करता है वो बहुत ज़्यादा लच्छेदार बातें बोलना नहीं जानता है। भोला आदमी होता है, सीधी बात बोलता है और सीधी बात समझता है, टेक्निकल बात नहीं बोलता, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के जलेबी की तरह उसको टेढ़ा मेढ़ा करना नहीं आता है, क्योंकि उसके अंदर कोई उस तरह की बात नहीं होती। वो किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए सड़क पे निकल रहा है, समाज की लड़ाई लड़ रहा है। मुझे भी लग रहा है अब तो कि 5-7 साल पहले समाज की लड़ाई के लिए नौकरी छोड़ के मैंने कहीं गलत तो फैसला नहीं लिया। क्या मैं अपने परिवार को छोड़ के महीने 15-15 दिन तक जो सड़कों पे ये पैदल यात्रा 300 किलोमीटर 200 किलोमीटर चल रहा हूँ, क्या ये मेरा गलत तो निर्णय नहीं था? क्या मैं यहाँ धरने पे बैठा हूँ गलत तो निर्णय नहीं है? क्योंकि आप लोग तो समर्थन करते नहीं, आते भी नहीं हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं करते हैं, आर्थिक रूप से सोशल मीडिया से भी सपोर्ट नहीं करते हैं, कभी फ़ोन करके सावधान भी नहीं करते हैं। कैसे हम लोग लड़ाई को जारी रखें? सामाजिक आंदोलन क्या एक व्यक्ति का आंदोलन होता है? सामाजिक आंदोलन क्या कोई एक व्यक्ति अकेले दम पे जीत सकता है समाज की लड़ाई को? वो लड़ सकता है, उसकी शुरुआत कर सकता है, लेकिन जीत अकेले नहीं सकता है। सामाजिक लड़ाई संसाधनों के अभाव में, धन के अभाव में, जन सहयोग के अभाव में और आइडियोलॉजी के अभाव में नहीं लड़ी जाती है। इसके लिए जन, धन और बुद्धि तीनों की आवश्यकता होती है। आप किस तरह सहयोग कर रहे हैं? आपने सोचा कभी? शायद आपको फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ तो बताएं कि किस तरह इस लड़ाई को जारी रखा जाए, या फिर मैं वापस अपनी नौकरी ज्वाइन कर लूँ और तमाम वो लोग जो लड़ रहे हैं वो लड़ाई लड़ना छोड़ करके अपना अपना काम धंधा करें, अपनी नौकरी करें, शांति से सुबह से शाम ड्यूटी जाएँ, 9 से 5-6 जो भी है, घर आए, चाय नाश्ता करें, बच्चों के साथ अपना समय बिताएं, 2-4 यार दोस्तों से बातें करें, गप लड़ाएं, टीवी देखें, खाएं पिएं, सो जाएं। जब आप लोगों को सहयोग नहीं करना है किसी तरीके से, तय करिए आप क्या चाह रहे हैं? आने वाली पीढ़ियों की बर्बादी या उनका सुनहरा भविष्य? इसलिए मैं कहता हूँ जो लोग लड़ रहे हैं उनके साथ खड़े होइए, साथ नहीं खड़े हो सकते सोशल मीडिया से सपोर्ट करिए। कोई भी लड़ रहा है, मेरी बात नहीं है, जो भी आपके अधिकारों की लड़ने का काम कर रहा है, आर्थिक रूप से सपोर्ट करिए। आप जितनी भी आपकी क्षमता है, 1 रुपया कर सकते हैं, 1 रुपये से करिए उसकी मदद।
आंदोलन की मदद करिए, उसकी मदद नहीं। क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ, जो आदमी निष्पक्ष रूप से लड़ता है, जो जॉब छोड़ दे, अपने परिवार को छोड़ दे, वो आपसे पैसे के लिए आंदोलन नहीं करता, सड़कों नहीं होता है, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं करता है। उसकी आप सामाजिक आंदोलन मदद करिए। आप तर्क दे सकते हैं, आइडियोलॉजी दे सकते हैं, आंकड़े दे सकते हैं, वो देने का काम करिए। अगर वो कहीं गलत दिशा में है तो उसको गाइड करने का काम करिए, उसको बताने का काम करिए आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आप उसकी, कोई भी नेता खुद में ताकत नहीं होता है, बल्कि समाज ही उसकी ताकत होता है। जब समाज साथ नहीं खड़ा होता है तो कितना भी संघर्ष करने वाला व्यक्ति हो, वो आखिर में थक जाता है और थक करके घर बैठ जाता है। आपको तय करना है कि आप क्या चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके अधिकारों को खत्म कर दिया जाए, पीढ़ियों को गुलाम कर दिया जाए? क्या आप चाहते हैं आरक्षण खत्म हो जाए? क्या आप नहीं जानना चाहते कि आपके समाज की संख्या कितनी है, उसकी स्थिति कितनी है, उसकी भागीदारी कितनी है इस देश की व्यवस्था में? क्या आप नहीं चाहते मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हों? क्या आप नहीं चाहते आपके भाइयों की हत्या, लीचिंग, इनकाउंटर, जेल में पीट पीट के मार देने वाली घटनाएं बंद हों, बहनों के बलात्कार बंद हों, बच्चे एजुकेटेड हों, जनसंख्या के अनुपात में आपको प्रतिनिधित्व मिले? अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप सपोर्ट मत करिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो जैसे भी आप सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट करिए, नहीं तो आने वाले समय में कुछ नहीं बचेगा, सब बर्बाद हो जाएगा और आने वाली पीढ़ियां हम पर और आप पर लानत भेजेंगी। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जातिवाद जनगणना के मुद्दे पर, मंडल कमीशन के मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर एक्टिव होइए, सोशल मीडिया पर लिखिए। और एक बात और है, अपने यूट्यूब चैनल बनाइए, मीडिया खड़ा करिए, सोशल मीडिया खड़ा करिए, अपने मुद्दों को उठाने का काम करिए, लोगों को जगाने का काम करिए, चौपाल लगाइए, समय मिलता है 10 लोग 20 लोगों के बीच में बैठिए, उनको बताइए आपके अधिकार क्या है, जाति जनगणना क्या है, मंडल कमीशन क्या है, संविधान क्या है, उनको समझाने का काम करिए। गांव में निकलिए, पड़ोस के गांव में चौपाल लगाइए, जो आप कर सकते हैं। जो लोग लड़ रहे हैं, अगर आप नहीं समझा सकते, आप कार्यक्रम रखिए, उनको बुलाइए, उनके माध्यम से लोगों को समझाने का काम करिए। जिस तरीके से आप इस आंदोलन को, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई, इसको मजबूत कर सकते हैं, करने का काम करिए। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, क्योंकि लड़ाई जो होती है, जो सामाजिक आंदोलन होता है, वो सामाजिक सहयोग से चलते हैं। व्यक्तिगत एक व्यक्ति न तो आंदोलन खड़ा कर सकता है, वो एक लड़ाई लड़ना शुरुआत कर सकता है। जैसे मैं लड़ रहा हूँ, एक जिद है कि ठीक है, कोई आए ना आए, बस हमें लड़नी है तो लड़ रहे हैं। लेकिन मैं लड़ सकता हूँ अकेले, जीतना शायद संभव अकेले नहीं है। आंदोलन खड़ा करने की जब बात आएगी तब तो फिर ये बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि उसमें धन और जन दोनों की आवश्यकता होती है। अगर समाज साथ नहीं देगा तो क्या आंदोलन संभव हो पाएगा? मान लीजिए कि अगर फंड की व्यवस्था, पैसे की व्यवस्था कोई व्यक्ति कर भी लेता है, या वो इतना संपन्न है भी कि उसके पास पैसा है, यदि लोग नहीं साथ खड़े होंगे तो कैसे आंदोलन खड़ा होगा? आंदोलन ना अकेले पैसों से खड़ा होता है और ना ही अकेले लोगों के समूह से खड़ा होता है, और ना ही बिना आइडियोलॉजी के, सिद्धांत के, वैचारिकी के आंदोलन खड़ा होता है। तो ये आपको तय करना है कि आप समाज को अपना कितना बेस्ट दे सकते हैं, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जातिवाद जनगणना के आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया पे लिख सकते हैं, लाइव आकर लोगों को बता सकते हैं, चौपाल लगा सकते हैं, जो लड़ रहे हैं उनके साथ आंदोलन में शामिल हो सकते हैं, या उन लोगों को आर्थिक मदद कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? जो भी लोग लड़ रहे हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, किसी को भी, ये आपको तय करना है। और हाँ, अपना मीडिया जरूर खड़ा करने का काम करिए, यूट्यूब चैनल बनाइए, वेब पोर्टल बनाइए, समाज से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता दीजिए, उनको उठाने का काम करिए। धन्यवाद। जय मंडल, जय भीम, जय फुले, जय पेरियार, जय ओबीसी,
जय श्रमदान, जय पशुमानदान, जय बहुजन।